अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अंतरिक्ष और समुद्र में किसको ज्यादा अच्छे से खोजा गया है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे समुद्र को, जो काफी ज्यादा आसान भी लगता है। क्योंकि एक तो अंतरिक्ष बहुत विशाल और अनंत है, और तो और ना ही हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम इतने बड़े अंतरिक्ष को पूरी तरह से खोज पाए। दूसरी तरफ है हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, जो अनंत नहीं है और ये पूरी तरह से हमारे ही ग्रह पर मौजूद है, और इन पर हम ना जाने कितनी सदियों से यात्रा भी कर रहे हैं। हम कई बार इन्हीं समुद्र के किनारों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और इनके किनारों पर कई शहर भी बसे हुए हैं। वहीं अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करना हमने मात्र एक सदी पहले ही शुरू किया है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली बात 50 या 60 साल पुरानी है। अब इससे सीधा जवाब यहाँ ये मिलता है कि हमें समुद्र के बारे में ही ज्यादा पता होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे ये कहें कि हमारा समुद्र अंतरिक्ष से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय है और इसके बारे में वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मुकाबले में काफी कम जानते हैं। असल में इस सवाल का जवाब ढूंढना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भले ही हम समुद्र में न जाने कितने सालों से यात्रा कर रहे हों, लेकिन कभी भी हमने उसे एक रिसर्चर के नजरिए से नहीं देखा। लेकिन आधुनिकता आने की वजह से अब हम हर चीज को एक रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं, जिसकी वजह से समुद्र भी वैज्ञानिकों की रिसर्च का एक केंद्र बन गया है। समुद्र से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, और इसलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में बाकी जगहों पर कैसे जीवन शुरू हुआ। हम इंसान का समुद्र के साथ बहुत पहले से ही एक अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन फिर भी इसके जितने पार्ट्स को अभी तक वैज्ञानिकों ने खोज कर रिसर्च किया, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमने समुद्र के कितने हिस्से को डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। और जब समुद्र के बीच में किसी पनडुब्बी को भेजा जाता है और समुद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसे नॉटिकल एक्सप्लोर कहा जाता है। यहाँ नॉटिकल शब्द का मतलब होता है समुद्र से जुड़ा हुआ। ये शब्द पुरानी बाइबल की किताबों से आया है। ऐसे ही कई किताबों में समुद्र में टहलते भगवानों का भी जिक्र किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हिस्ट्री में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही कई सारे एक्सप्लोरर के नाम भी सुनने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र तट की खोज की थी, यानी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो रास्ता खोज लिया था जिससे आज हम समुद्र के जरिए अमेरिका तक जा सकते हैं। कुछ ऐसे ही थे वास्को डी गामा, जो बंगाल के एक बंदरगाह पर आकर रुके थे, और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था। सिर्फ इतना ही नहीं, रोमन और ग्रीक किताबों में भी समुद्र से जुड़े कई सारे ऐसे ही फैक्ट्स लिखे हुए हैं और ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में वैज्ञानिक ज्यादा कुछ नहीं जानते। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि हमने बचपन में पढ़ा है कि भारत की वास्को डी गामा ने खोज की थी, तो आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूं कि वास्को डी गामा ने कोई भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भारत आने का एक समुद्री रास्ता खोजा था। भारत पहले से ही मौजूद था। ये बातें हमें बचपन में गलत सिखाई गई हैं, इसलिए इन्हें यहाँ करेक्ट करना जरूरी है। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर आज 21वीं सदी में भी हम समुद्री यात्रा को देखें, तो आज भी हम समुद्र पर उतना ही डिपेंडेंट हैं जितना कि 500 से 600 साल पहले हुआ करते थे। किसी भी बहुत भारी और ज्यादा मात्रा के सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने के लिए समुद्र का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये किसी बड़े सामान को दूसरे देश तक ले जाने का सबसे सेफ और सस्ता तरीका है। हमारी शिपिंग इंडस्ट्री, यानी पृथ्वी पर जितना भी सामान इधर से उधर ले जाने का काम होता है, सब समुद्र के जरिए होता है। आपने कभी अमेज़न से शॉपिंग तो की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न का ज्यादातर सामान इन्वेंट्री के लिए अमेरिका से समुद्र के रास्ते ही लाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अगर किसी दूसरे देश से तेल इंपोर्ट करता है तो उसका भी कन्वेंस समुद्र के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे रास्ते में और सेफ तरीके से सामान को इतनी दूर तक पहुँचाया जाए। लग्जरी चार्ट के मुताबिक हर रोज 1000 नॉटिकल माइल्स के रास्ते को सिर्फ शिपिंग करने के लिए कवर किया जाता है। अब ये नॉटिकल माइल्स भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन असल में एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है करीब 1.8 किलोमीटर। इतना ज्यादा ट्रैवल होने के बावजूद भी समुद्र आज तक की सबसे कम खोजी गई चीजों में से एक है। तो आखिर हम
अभी तक समुद्र का कितना प्रतिशत हिस्सा खोज पाए हैं? अगर नेशनल ओशियन की रिपोर्ट की माने तो हम अभी तक समुद्र का 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। यहाँ खोजने का मतलब ये है कि हमने उसे अच्छे से एक्सप्लोर किया है, और एक्सप्लोरिंग में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे उस एरिया के पेड़ पौधों पर रिसर्च, और सिर्फ पेड़ पौधों पर ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितनी भी मछलियों की प्रजाति या समुद्री जीवों की प्रजाति है उन पर भी अच्छे से रिसर्च करना। इसके साथ ही उस एरिया में मेटल और नॉन मेटल की क्वालिटी भी साथ में गिनी जाती है। जब समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही ढूंढा है, तब हमारे पास इतने सारे अलग अलग जीवों की प्रजाति है, तो सोचो अगर बाकी बचे 95% हिस्से को भी अच्छे से खोजा जाए तो हमें ना जाने कैसे कैसे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे, जो शायद वैज्ञानिकों ने अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब इसे थोड़ा कंपेयर करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन से। हमारे पास आज बुध ग्रह, मंगल ग्रह और चांद के बिल्कुल डिटेल्ड मैप हैं। यानी अगर आप चांद के किसी भी लोकेशन पर खड़े हुए तो वैज्ञानिक आपको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उस एरिया की पूरी जानकारी बता सकते हैं, जैसे वहाँ पर कौन से मेटल पाए जाते हैं और कौन से नॉन मेटल पाए जाते हैं और वहाँ की मिनरल वैल्यू क्या है। इतना ही नहीं, मंगल जैसे ग्रहों के मामले में वहाँ का तापमान, वायुमंडल का प्रेशर, हवा की गति और आने वाले 1 साल में उस एरिया के साथ क्या होगा, ये तक बताया जा सकता है। ये तो बहुत सीधे ही पता चलता है कि वैज्ञानिक स्पेस एक्सप्लोरेशन में कई गुना ज्यादा आगे हैं। खैर, स्पेस एक्सप्लोरेशन को हम थोड़ा बाद में जानेंगे। अभी सबसे पहले ओशन एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो आखिर क्यों समुद्र के बारे में इतना कम जानते हैं और क्यों वैज्ञानिकों ने उसके 95% हिस्से को अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है? खैर, नॉटिकल एक्सप्लोरेशन के इतने ज्यादा मुश्किल होने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजी। हमारे पास ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए पहले से ही काफी सारे उपकरण हैं, क्योंकि हम इस विषय के बारे में बहुत पहले से जानकारी इकट्ठा करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इतिहास की किताबों को उठाकर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मानव सभ्यता का सबसे पुराना विषय ही एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान है, और यही विषय विज्ञान की पहली फील्ड था। इसके बाद फिजिक्स ने इसे और ज्यादा बड़ा बना दिया है। ओशन एक्सप्लोरेशन में ओशन सैटेलाइट, सबमरीन और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी आरओवीज जैसे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास 50 साल पहले थी ही नहीं। इसलिए समुद्र के बारे में खोज करना तो बहुत दूर की बात थी। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बढ़ती गई, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने समुद्र पर रिसर्च करना चालू किया, और पिछले करीब 3 सालों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के 5% हिस्से को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। वहीं टेक्नोलॉजी के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि समुद्र बहुत ज्यादा गहरा और विशाल है। अब आप कहेंगे कि विशाल तो अंतरिक्ष भी है और समुद्र से अनंत गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसे स्टडी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस एक अप्रोचेबल जगह है। आइए इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। अगर हम समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट की बात करें तो ये करीब 7 मील गहरा है। ये एरिया हमारे यहाँ ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम अंतरिक्ष में 7 मील दूर की जगह को देखें तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश को बहुत सारी मात्रा से रोक सके। इसलिए हम एक नॉर्मल कैमरे का इस्तेमाल करके भी बहुत आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। आइए एक और बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। कि चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम एक नॉर्मल सैमसंग के मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए उसकी सतह पर जूम करके आसानी से देख सकते हैं। और अगर वैज्ञानिकों के द्वारा यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ उसकी सतह का ही नहीं बल्कि सतह पर क्या चीज मौजूद है और कितनी मात्रा में मौजूद है, ये भी बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन वही चीज अगर हम समुद्र में करने की सोचें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पानी की वजह से लाइट समुद्र के नीचे वाले भाग में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर रिसर्च करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। अगर हमें समुद्र से सबसे डीपेस्ट पॉइंट में रिसर्च करनी है तो हमें किसी चीज को भेजना पड़ेगा, और वो भी बहुत मजबूत सेंसर के साथ। यहाँ हमने मजबूत शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि समुद्र के नीचे पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आपको अचानक से वहाँ पर छोड़ दिया जाए तो आपकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। ऐसे में किसी मशीन को भी संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसकी वजह से वो मेटल को बहुत तेजी से कोरोड करता है, यानी उसमें जंग लगती है, और इससे भी मशीन में खराबी आने लगती है।
जो पूरे रिसर्च को खराब कर देती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितनी भी ओशन सैटेलाइट बनाई है वो सिर्फ सतह से थोड़ी नीचे मौजूद पानी को ही पहचान पाती हैं। सैटेलाइट की मदद से वहाँ के तापमान का पता लगाया जा सकता है और पानी के रंग को देखा जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे मौजूद हैं। अगर इससे ज्यादा डीप में सैटेलाइट जाती है तो उनके उत्तर सही नहीं होते या फिर ये सैटेलाइट खुद ही वहाँ पर फंक्शन करना बंद कर देती है। इन्हीं कुछ दिक्कतों की वजह से हम ओशन एक्सप्लोरेशन में आज भी काफी ज्यादा पीछे हैं। अगर हम समुद्र में 200 मीटर से ज्यादा नीचे जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और बहुत ही गहरा अंधेरा होता है, जिस वजह से वहाँ पर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए समुद्र में रिसर्च करना कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम समुद्र में ही रहते हुए समुद्र की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा जो एक और कारण समुद्र के कम खोजे जाने पर निकाला जाता है वो ये है कि समुद्र की खोज करने पर हमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा, जबकि वहीं रिसर्च हम स्पेस में करते हैं तो हम आगे चलकर मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाएंगे और हम एक से ज्यादा ग्रहों पर इंसानी सभ्यता को बसा पाएंगे। वहीं अगर इतना ही बजट हम समुद्र की रिसर्च करने पर लगा दें तो हमें कुछ नए तरह के जीव मिलेंगे या फिर कुछ नए तरह के पेड़ पौधे, और अगर ये भी नहीं मिला तो इतिहास से जुड़ी कुछ चीजें जो हमारे लिए जरा भी जरूरी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।